नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो अरविंद केजरीवाल जी को निचली अदालत से बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद आनन फानन में ईडी जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है और कहा जाता है कि जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तब तक इस बेल को स्टे उसके ऊपर माना जाएगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जैसे नेताओं से लेकर के तमाम छुटभइये और नेता जश्न मनाने लगते हैं। तो इसको आखिर क्या माना जाए? क्या दिल्ली में वाकई कोई शराब जैसा घोटाला हुआ है? क्योंकि अभी तक ईडी कुछ भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है कोर्ट के अंदर। और आज हम बात करेंगे इस पर कि क्या पूरी न्यायिक व्यवस्था को ईडी ने चक्रासन के बीच में फंसा के रख दिया है। क्योंकि जांच एजेंसी का काम होता है तथ्य जुटाना, जांच करना, तथ्य जुटाना और कोर्ट में पेश करना, जिसके आधार पर न्यायालय ये फैसला करता है कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। लेकिन पीएमएलए का एक ऐसा कानून है जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को जांच के नाम पे वर्षों वर्षों तक जेल में रखे रहें। ये व्यक्ति की जो निजता का अधिकार होता है, जो उसकी निजी जिंदगी का अधिकार होता है, उसका हनन है। तो कानूनी पहलू पर बहुत न जाते हुए कुछ इतना समझने की ज़रूरत है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी को जब बेल मिलती है तो वो जमानत देने वाले जज को ट्रोल किया जाता है, एक ट्रोल आर्मी के द्वारा। और वो ट्रोल आर्मी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी बेल मिलने का दुख मनाती है, मातम मनाती है, और जब बेल पर स्टे हो जाता है तो वो खुशियां मनाती है। इसको क्या समझा जाए? क्या इसको यूं नहीं देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है एक्चुअली ईडी उसी पे एक्ट कर रही है और उसी में खुशियों और मातम का दौर बराबर जारी है। न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि न्यायपालिका की समीक्षा करने का अधिकार भी सामान्य नागरिक को है। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें जजों को पुरस्कृत किया गया है। किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा पहुंचा देना, इसको क्या मानेंगे? इसके पीछे की मंशा को क्या मानेंगे? उनके किस एक्ट पर उनको राज्यसभा पहुंचाया गया? दूसरी तरफ किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी फैसले के आधार पर किसी राज्य का गवर्नर बना देना। दूसरी तरफ अगर और देखें और डिटेल में अगर जाएं तो किसी जज का, हाई कोर्ट के जज का ये कह देना कि प्रदेश सरकार की व्यवस्था से, प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इन सबको आप किस तरह से देखेंगे? क्या जज भी किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं? हो सकते हैं, होना चाहिए, लेकिन उनके किसी निर्णय में ये सब परिलक्षित नहीं होना चाहिए। तो फिर लौट करके आते हैं इसी केस पे। ईडी पिछले कई सालों से तथाकथित शराब घोटाले को लेकर के एक कहानी सुनाती जा रही है और केवल एक ही कहानी को बार बार नए नए एंगल देकर के, नए नए आयामों के साथ कोर्ट में पेश करती है। तो उसको लेकर के जज न्यायबिंदु ने कहा, जो लोअर कोर्ट की वेकेशन बेंच की जज हैं न्यायबिंदु जी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी, उन्होंने कहा कि आप बार बार एक कहानी रोज लेकर के आते हैं और आप इतने सारे पन्नों के पुलंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, आप अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए। मनी ट्रेल की आप बात करते हैं, मनी ट्रेल आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, मनी ट्रेल आप पेश ही नहीं कर पा रहे हैं, ट्रायल आप पेश नहीं कर पा रहे हैं, आप केस को ट्रायल पे नहीं ला पा रहे हैं, आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। चार्जशीट दाखिल करने के नाम पे आप बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हैं। इतने दिन के इन्वेस्टिगेशन में आखिर निकला क्या? तो ये पूरी तरह राजनीतिक विद्वेष का मामला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का खुशियों और मातम का दौर है, वो इस बात को साबित करता है। ईडी एक तरफ केंद्र सरकार की कठपुतली तो बनी है, दूसरी तरफ वो न्यायपालिका को भी बार बार भ्रमित करने का काम कर रही है।
मैं यहाँ फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर वाकई में कोई इस तरह का केस है, इस तरह का कोई इस केस में सत्यता है, इस तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो ईडी को कुछ तो सबूत पेश करने चाहिए। आप कहते हैं मनी ट्रेल मिला है, हमारे पास मनी ट्रेल है, आप कोर्ट में उसको दाखिल करिए, और वो सबूत जब कोर्ट में दाखिल होंगे तब कोर्ट ये फैसला करेगा कि ये मनी ट्रेल जो आप स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थापित होता भी है या नहीं होता है। बार बार तमाम तरह की दलील लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ गौरतलब बात फिर वही है कि राजनीतिक विद्वेष कैसे हो सकता है। राजनीतिक विद्वेष ऐसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरेस्ट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना इंटरेस्ट हो जाए किसी केस में कि वो उस केस को परस्यू करने लग जाए, तब कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि पूरा का पूरा मामला आप राजनीतिक विद्वेष की भावना से किसी पॉलिटिकल पार्टी और उस पार्टी के नेता जो कि चुने हुए मुख्यमंत्री भी हैं, उनको आप जेल में रखते हैं। अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री, और ईडी बार बार कहती है कि मुख्यमंत्री को कोई प्रिविलेज नहीं है, मुख्यमंत्री के ऊपर भी साधारण नागरिक के ऊपर जो कानून लागू होता है मुख्यमंत्री के ऊपर भी लागू होता है। बिल्कुल सही कहते हैं आप, लेकिन येदियुरप्पा साहब के साथ क्या हुआ? पॉस्को एक्ट में उनको जमानत मिल जाती है ये कहते हुए कि उनको दिल्ली जाना है, नई नई सरकार बनी है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें उनको शामिल होना है, और वो बड़े नेता हैं, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी और उसी को पेश करती है ईडी के सामान्य नागरिक की तरह। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, सामान्य नागरिक में और एक चुने हुए मुख्यमंत्री में क्या अंतर है? एक सामान्य नागरिक के गुम हो जाने की, 140 करोड़ की भीड़ में खो जाने की, उसके छिप जाने की आशंका है, इसलिए उसको ये मानते हैं कि जब तक मामला संगीन है या कोई राह न पकड़ ले तब तक उसको जमानत न दी जाए, क्योंकि फिर उसके बाद वो मिला न मिला इस 140 करोड़ के देश में कहीं गुम हो गया या वो अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन एक मुख्यमंत्री अंडरग्राउंड हो सकता है क्या? जिसके पास अपनी कोई पुलिस भी नहीं है, वो सुरक्षा के उस घेरे में है जिसकी पूरी लगाम केंद्र सरकार के हाथ में है। तो ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री रातों रात गायब हो जाएंगे और उसके बाद बेल न मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, और तभी लोगों में उम्मीद अभी बाकी है न्याय व्यवस्था को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया है, और लोअर कोर्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि जजमेंट बाइस्ड लगते हैं। लगता है कि जजमेंट कहीं ना कहीं से प्रभावित है, लगता है, ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एक्ट पे ऐसा लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट आज भी इस देश के अंदर कानून को स्थापित करने का अपना दायित्व निभा रहा है, और मुझे लगता है कि वो दायित्व निभाएगा। हुआ यूँ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है मामले को, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है और हाई कोर्ट से उम्मीद नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन कई मामलों में इस तरह का अंतर्विरोध देखा गया है। दो तरह की न्यायिक व्यवस्था के आदेशों को इस देश ने देखा है कि एक व्यक्ति के लिए एक आदेश और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे आदेश, तब शक शुबा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो रेगुलर बेंच है राउज एवेन्यू कोर्ट, वहाँ जब एप्लीकेशन लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के वकील, तो जज साहिबा पॉलिटिकल कमेंट्री करती हैं। हाई कोर्ट की एक जज साहिबा, उनके सामने जब वो मामला जाता है बेल के लिए, तब वो पॉलिटिकल कमेंट्री करती हैं, और पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, जिससे ये लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मेरा अपना मानना ये है कि देश में न्याय व्यवस्था कायम हो और एक समय सीमा निर्धारित हो कि इस समय के भीतर आप अगर चार्जशीट पेश नहीं करते हैं, केस ट्रायल पे नहीं आता है, तो आप अनंत काल के लिए किसी को जेल में नहीं रख सकते। ऐसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने भी की हैं। एक बार सोचिए जरूर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।